ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 22 इतरावस्था की पराकाष्ठा और उसकी समाप्ति की तैयारी। जिला जालंधर के प्राण विवाह को अर्थात कानून पेशा आदमियों की सूची में नाम लिखाकर वकीलों के बार रूम में बैठने और गपशप लगाने का अधिकार हो गया। कुछ संबंधियों के मुकदमों में बिना उजरत लिए मुख्तार नामों पर स्वीकार है अर्थात एक्सेप्टेड लिखकर अपने नए पद का प्रमाण भी दे दिया, परंतु अभी तक मंगनी की गाड़ी पर ही कचहरी जाता रहा और ससुर गृह में ही भोजन करता रहा। इस प्रकार 10 दिन बीतने पर टुंडे मौला बख्श 20 बरस के चलते पुर्जे युवक को भाई बालक राम जी ने मुंशी रखवा दिया। शर्त यह ठहरी कि यदि काम लाने अर्थात मुकदमे वालों को मेरे पंजे में फंसवाने में कृतकार्य हुआ तो 1 महीने पीछे वह स्थिर कर दिया जाएगा। मौला बख्श उसी सांझ एक फौजदारी वाले मुलजिम अर्थात अपराधी को फांस लाया, जिसकी पेशी फिल्लौर के तहसीलदार की अदालत में थी। दूसरे दिन प्रातः 25 रुपए जेब में डालकर मैं फिल्लौर चल दिया। वहां पहुंचने पर पता चला कि तहसीलदार साहब रात को कचहरी करते हैं। सैयद आबिद हुसैन तहसीलदार थे। वह मेरे पिताजी को अपना बुजुर्ग समझते थे, क्योंकि उनके पिताजी सैयद हादी हसन मेरे पिताजी के साथ ही संवत 1917 अर्थात सन 1860 में बरेली के डिप्टी कलेक्टर रह चुके थे। मैं उन्हीं के यहाँ उतरा। मुंशी 2 मुकदमे मुंसिफे के ले आया। दोनों में 8-8 रुपए पेशगी फीस मिली। दिन के मुंसिफी में काम किया। एक का फैसला अनुकूल होने पर 8 रुपए और मिल गए। दूसरे में 10 दिन की तारीख पड़ गई। रात को तहसीलदार साहब के सामने पेशी हुई। वह दीर्घ सूत्री थे। आधी शहादत लेकर मुकदमा 7 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। रात को ही तहसीलदार साहब की सम्मति के अनुसार निश्चय हुआ कि फिल्लौर में ही कार्य आरंभ कर देना चाहिए। फिल्लौर में उन दिनों बड़ी रौनक थी। छोटी सी छावनी भी थी। किले में भी कुछ गोरे रहते थे। रेल का स्टेशन भी अव्वल दर्जे का था। तहसीलदार साहब की कृपा से रेलवे स्टेशन की समीप ही चौमुहानी पर एक 2 मंजिला कमरा किराए पर मिल गया। फिल्लौर से ही पिताजी को लिख दिया कि बरेली कार्ट और मुश्कन घोड़ी बर्तन इत्यादि समेत भेज दें। भृत्य भी पिताजी ने तलवन से ही भेज दिया। मैं भी 3-4 दिन में भाई बालक राम आदि से विदा होकर फिल्लौर में जम गया और लगी आकाश वृत्ति का मौज आने। जिस प्रकार सुलफई ब्राह्मण अनिश्चित यजमानों के दान पर निर्भर किए टांग पर टांग रखे बैठे रहते हैं और उन्हें कोई दिन भूखे और कोई दिन खीर मालपुए का बीतता है, इसी प्रकार नए वकील मुख्तार की भी गति है। किसी दिन दोनों जेबें भर गई, फिर 4-4 दिन आमदनी की फाका मस्ती। अस्तु मैं फिल्लौर में जम गया। फाल्गुन अर्थात फरवरी और मार्च में खूब काम चमका। मुझे पिताजी का असीम प्रेम और उनकी क्षमा कभी भूली न थी। संगति भी बराबर वाले शराबियों की प्राप्त न थी। मुंसिफ भी दीनदार सुन्नी मुसलमान थे। सैयद आबी हुसैन शिया थे, परंतु इतने परहेजगार कि सिवाय मेरे पिताजी के और किसी हिंदू काफिर के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते थे। कोई दूसरा वकील मुख्तार वहां था नहीं। मैं भी परहेजगार बन गया। फाल्गुन के मध्य में अर्थात फरवरी समाप्त होते ही आदित्यवार को तलवन गया। सारी आमदनी व खर्च का हिसाब पिताजी के सामने रखकर अपनी पहली कमाई के 75 रुपए उनके चरणों पर रख दिए।
पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और मुझे हार्दिक आशीर्वाद दिया। मैंने प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक मास के आय व्यय का हिसाब उनके सामने पेश किया करूंगा। दूसरे मास में 200 रुपये प्राप्त हुए और 75 व्यय, शेष 125 रुपये फिर भेंट किए। तब पिताजी ने कह दिया कि तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, अब कमाओ और गृहस्थी चलाओ, मुझे संतोष है। वैशाख के आरंभ में अर्थात अप्रैल के मध्य भाग में निश्चय हुआ कि परिवार भी फिल्लौर आ जावे। एतदर्थ देवी को पुत्री सहित पहले तलवन ले गया। पिताजी का पुनः आशीर्वाद लेकर चलने को ही था कि मेरठ से भाई मूलराज पर एक मुकदमा चलने और उनके मुअत्तल होकर पुलिस लाइंस में लाए जाने का समाचार आया। उसी समय बिहार प्रांत के भागलपुर शहर से पिताजी के नाम एक मुकदमे में गवाही देने के लिए सम्मन आया। यह उन मुकदमों में से एक था जिनका बलिया में रहते हुए ही पता लगाने पर उन्हें विशेष पारितोषिक मिल चुका था। धर्मपत्नी को तलवन में ही छोड़ मैं फिल्लौर गया। जाते ही पता लगा कि मौला बख्श मेरे नाम पर सौदागर से अंग्रेजी शराब, दुकानदार से घी और बासमती के चावल आदि उधार ले आया है। यह भी पता लगा कि वह रात को बैठक के नीचे नहीं सोता, प्रत्युत वेश्या के घर रहता है। उसका अप्रैल का वेतन मुझे देना था, वह देकर मैंने दुकानदार को निपटाया और मुंशी साहब को उसी समय चलता किया। मौला बख्श के जालंधर जाने के पीछे शराब के सौदागर आदि आए, परंतु फिर क्या हो सकता था। मौला बख्श भोजन मेरे यहाँ करता था। 10 रुपये मासिक वेतन मिलता था। 30 रुपये व 35 रुपये मासिक मुकदमे वालों से ले छोड़ता था। यह सब कुछ व्यय करने के अतिरिक्त 50-60 रुपये लोगों के मारकर भाग गया। मौला बख्श से इस प्रकार छुटकारा हुआ। बग्गी, घोड़ी तथा अन्य सामान तलवन भेज और शेष मुकदमे निपटाकर मैं पिताजी के साथ मेरठ चल दिया। पिताजी तो एक दिन ठहरकर भागलपुर चले गए और मैं भाई साहब के मुकदमे की तैयारी करके वकील को देने के लिए उनके पास पुलिस लाइन में जा रहा। 20 दिनों पीछे पिताजी लौटे। उनके लिए अलग मकान किराए पर ले छोड़ा था। उसी में मैं भी आ रहा। ज्येष्ठ और आषाढ़ अर्थात मई जून मास मेरठ में ही व्यतीत हुए। पिताजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तथा अन्य हाकिमों के नाम मुझसे पत्र लिखवाते रहे। अंतों को भाई साहब अपनी जगह पर बहाल तो हो गए, परंतु पिताजी ने उन्हें सम्मति दी कि नौकरी छोड़ और इज्जत लेकर घर चले आवें। रिश्वत से धन काफी कमा चुके थे। उन्होंने भी पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य समझकर 1 मास पीछे त्याग पत्र दे दिया और जन्मभूमि में लौटकर पिताजी से मकानों का हिस्सा बंटवा अपने लिए नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। श्रावण में मैं तलवन लौटा। वहां से जालंधर जाकर वह महीना तो मकान किराए पर लेने और सामान मंगाने में व्यतीत हुआ। भाद्रपद में अभी दुकान जमने ही लगी थी कि आश्विन की छुट्टियां आ पहुंची। बग्गे में घोड़ी जोतकर फिर तलवन को चल दिया। कार्तिक लगते ही फिर जालंधर पहुंचा। मुख्तारी फिर चमकने लगी। शराब ने फिर दबा लिया। फिल्लौर में पिताजी को हिसाब देना होता था। यह सदाचार के पद से डगमगाना रोकने के निमित्त मेरे लिए बड़ा भारी अंकुश था। यदि गृह देवी की सत्संगति या पुत्री का सहवास नित्य होता तो भी रक्षा होती, परंतु देवी पितृगृह में रहती थी। मैं दूसरे तीसरे दिन मिल आया करता था। उर्दू नज़म नसर पद्य गद्य का शौक बारदूम में जोरों पर था और पंजाबियों तथा उर्दू के केंद्र स्थानों में घूम आने वालों में प्रामाणिक समझा गया था। हर महफिल में मैं बुलाया जाता। फिर से पूरी बोतल चढ़ाने की आदत पड़ गई। काम तो चला और आमदनी भी बढ़ी। शरीर के सब भोग प्राप्त हो गए, परंतु आत्मा है व नहीं इसमें भी संदेह हो गया। और तो क्या, शारीरिक भोग भी दुखदायी हो गए।
यह माना कि शरीर में बाह्य परिवर्तन कुछ नहीं मालूम होता था, चलता भी पुरानी तेजी से ही था। पूरी बोतल चढ़ा जाने पर भी न पैर डगमगाते और न वाणी लड़खड़ाती, परंतु मस्तिष्क की यह अवस्था हो गई कि आधे घंटा पढ़ने के पीछे सिर में चक्कर आने लगते और 5 मिनट किसी एक विषय पर विचार न कर सकता। यह सब सामान किसी बड़े परिवर्तन के सूचक थे। क्रमशः